हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी कि कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महान हो। जैसे कि अगर मान लो आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट बिजनेसमैन हो तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक आम इंसान थोड़ा बहुत जिसको तजुर्बा है, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर चाहत है करने की, वो कर सकता है शुरुआत बिजनेस की, राइट। वैसे ही आप अगर पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि हर बच्चा बॉर्न जीनियस हो या बॉर्न आइंस्टाइन हो वही बच्चा पढ़ाई कर सकता है। सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, राइट। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो बहुत कामयाब हो सकते हैं, उनमें से कई सारे बच्चे कामयाब होंगे, ये पॉसिबिलिटी तो है। जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं वो पढ़ाई की फील्ड में कुछ आगे जाके नहीं कर पाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं हो सकता। कभी ऐसे लाखों करोड़ों में कोई एक आधा केस होता है जो बच्चा नहीं पढ़ाई करी पर फिर वो कामयाब हो गया। उसने इतना, उसके पास दिमाग था कुछ ऐसा करने का, जो उसने कुछ ऐसा हासिल कर लिया कि वो कर पाया। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो ज़रूरी नहीं है बस हर कोई हो, वैसे इक्का दुक्का कोई केस होगा, बट ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनमें ज़्यादातर तो सक्सेसफुल होते हैं ना। सेम वही चीज़ है कि आपको किसी काम की शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ग्रेट होना है, महान होना है, सक्सेसफुल होना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। एसएससी का एग्ज़ाम पास करना है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, बैंकिंग का एग्ज़ाम पास करना है, पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करेंगे, और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ को जो बदलने के सपने देख रहे हैं कि एसी ऑफिस हो, गाड़ी हो, मम्मी पापा को अच्छी लाइफ दें, हम लोग अच्छे माँ बाप इज्जत करें, उनकी हमारी वजह से इज्जत हो, ये सब सपने रह जाएंगे। ये सिर्फ बंद आंखों के सपने रह जाएंगे, हकीकत नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ की शुरुआत से ही आप महान बन सकते हैं। आप शुरुआत कीजिए, पढ़ाई करने की, मेहनत करने की शुरुआत कीजिए, यकीनन अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। कोर्ट्स मस्ट एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स इशूइंग ब्लॉकिंग ऑर्डर्स ऑन सोशल मीडिया कंटेंट। यानी कि कोर्ट्स को उन सरकारों के विपरीत कुछ एक्शन लेना चाहिए जो कि सोशल मीडिया के कंटेंट को ब्लॉक करने के ऑर्डर्स जारी कर रही हैं। इशू करना मतलब जारी करना। अब आपको पता है कि इस वक्त किसान आंदोलन तूल पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा मसला है जिसने पूरे देश को हिला कर रखा हुआ है और यहाँ पे किसान नेताओं के जो लोग वहाँ पे शामिल हैं उनके अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स जो हैं, जिसको अब एक्स बोला जाता है, एक्स अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। ट्विटर ने अपने जिनके भी अकाउंट्स वो ब्लॉक कर रहे हैं उनको एक मैसेज भेज रहे हैं, मेल, जिस भी फॉर्मेट में वो भेज रहे हैं कि भाई अब आपका ये जो कंटेंट है वो हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वहाँ की सरकार ने हमसे रिक्वेस्ट करी है, डिमांड करी है कि आपका जो अकाउंट है वो शट डाउन कर दिया जाए, ठीक है। ये इस वक्त कर रहा है। तो इसके तर्ज पे, इसके आगे काउंटर में एक्स ने कोर्ट में अपील दायर करी। उसी के ऊपर आज का शायद ये पैसेज है, चलिए देखते हैं। That the use of internet shutdowns and arbitrary curbs, arbitrary मतलब अनियमित, बिना किसी रोकथाम के, बिना किसी, बस रैंडमली आपको लग रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कोई लॉजिक नहीं है, तो बोल रहे हैं कि इंटरनेट शटडाउन का जो इस्तेमाल है, और आर्बिट्ररी कर्ब्स क्या होते हैं, नियंत्रण, और आर्बिट्ररी मतलब अनियमित, इरेटिक, on free speech on social media have become a rampant tool। किसके ऊपर लगाया जा रही है रोक? फ्री स्पीच। फ्री स्पीच मतलब बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, बोलने की आज़ादी नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। ऑन सोशल मीडिया, किसके ऊपर? सोशल मीडिया के ऊपर। हैव बिकम अ रैम्पेंट, ये एक बहुत अनियंत्रित हथियार बन चुका है, उपकरण बन चुका है। फॉर दोज इन पावर इज एविडेंट इन द मैनर इन विच भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान, कि ये हथियार बन चुका है सत्ताधारी लोगों का। ये साफ जाहिर हो जाता है किस बात से? उस बात से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लीड की जाने वाली हरियाणा और राजस्थान की जो सरकारें हैं और केंद्र सरकार एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैव डेल्ट विद द फार्मर प्रोटेस्ट, जिस तरीके से इन्होंने किसान आंदोलन के साथ में
हर्ष किया है, किसान आंदोलन के साथ में डील कर रहे हैं, उससे बात साफ हो जाती है कि सत्ताधारी लोग जो है सोशल मीडिया का अनियंत्रित इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मर्जी के अनुसार उसका एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. These state governments have used internet shutdowns arbitrarily, वही बिना किसी रोकथाम के, अनियमित रूप से, बिना कोई प्रायर नोटिस के इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल कर रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड विदाउट एडिक्वेट कॉज, और कोई वाजिब यहाँ पे तार्किक कोई रीजन नहीं है, फिर भी वो लोग इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल कर रही हैं. Using vague reasons related to the prospective breakdown of law and order and without any actual evidence to implement such shutdowns. और साथ ही साथ बड़े वेग मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर जो है यहाँ पे वो तर्क दे रही हैं, रीजन दे रही हैं कि भाई प्रोस्पेक्टिव, संभावित नियमों का उल्लंघन हो सकता है, संभावित न्याय व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को क्षति पहुंचाई जा सकती है, मतलब हुआ नहीं बट हो सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन का इस्तेमाल किया बिना किसी, विदाउट एनी एक्चुअल एविडेंस, बिना किसी सबूत के कि हम ये इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं, शटडाउन क्यों लगा रहे हैं. Thus failing the proportionality test. proportionality test हमने पहले भी बोला था, ये एक लीगल मेथड है कोर्ट्स द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे अगर हम संविधान की बात करें, जिसमें कि अगर कुछ हमारे राइट्स हैं, जैसे कि हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अधिकार है, और दूसरा है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए. अब 2 अधिकारों की बात आ गई, 2 अधिकारों में से किसी का भी अगर हनन हो रहा है एक को ओवरराइड करने की वजह से, तब ये प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट किया जो है ये बोला जाता है. और ये किसके द्वारा लेड आउट मतलब कहाँ पे ये हमें संभल कर देखने मिला, व्यवस्थित रूप से देखने मिला, वो कहाँ मिला, इन अनुराधा बसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एक केस था अनुराधा बसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसके जरिए से हमें ये देखने मिला प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट कि भाई जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का होता है, तो वहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए. द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड हैज यूज्ड इट्स ऑफ डिप्लॉयड डिवाइस, ऑफ मतलब ऑफन मतलब अक्सर, यूनियन गवर्नमेंट वहीं दूसरी ओर ने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, अपना ऑफन डिप्लॉयड, अमूमन इस्तेमाल किया जाने वाला, अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस. क्या डिवाइस है वो, क्या हथियार है वो, ऑफ इशूइंग नोटिस टू सोशल मीडिया कंपनीज, कि उन्होंने सोशल मीडिया कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए, सच एज एक्स, to block the accounts of those leading or even supporting the protests without even issuing the reasons. बोल रहे हैं कि X जैसी कंपनी, X मीन्स ट्विटर, आप अगर एक्स बोलते हैं कंफ्यूज मत हो जाना, एक्स मतलब ट्विटर, जिन लोगों को नहीं पता तो ट्विटर को उनने ब्लॉक करने के, ट्विटर के अंदर जो अकाउंट्स हैं उन लोगों के अकाउंट्स जो लोग या तो इस किसान आंदोलन का हिस्सा है या किसी भी तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को बंद करने की बात करी बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई जानकारी दिए कि भाई क्यों किया जा रहा है. टू दोज हु होल्ड दीज अकाउंट्स, उन लोगों को कोई भी जानकारी दिए बिना जिनके ये अकाउंट्स हैं. इन द पास्ट एक्स व्हेन इट वाज नोन एज ट्विटर. अब अगर हम पास्ट की बात करें, जब एक्स को ट्विटर जाना जाता था, यानी कि जब एलन मस्क ने इसको नहीं ओवरटेक किया था, इसके शेयर्स नहीं खरीदे थे, तब तक डिड नॉट accede to all blocking requests unless they ran afoul of its own rules or were not sufficiently issued. ये क्या करते थे, कभी भी accede मतलब सहमत होना, कोई भी सरकार द्वारा ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आई ये उससे सहमत नहीं होते थे, unless, जब तक कि कोई भी रैन अफाउल, यानी कि उनके खुद के जो नियम है, ट्विटर के जो नियम है, उनका कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा, उनके रूल्स का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा, तब तक वो किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते थे. और वर नॉट सफिशिएंटली इशूड विद रिकॉर्डेड रीजंस, या फिर अगर सरकार ने रिक्वेस्ट करी है कि भाई ये फला अकाउंट है, इसको आप डीएक्टिवेट कर दो या बंद कर दो, तो उसके लिए उनके पास कोई रीजन होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि भाई देखो इस ट्वीट की वजह से हमारे को यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो गई है, तो आपको ये अकाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा. तब तक वो लोग नहीं करते थे. अमंग अदर कंसिडरेशंस, जो कुछ और कंसिडरेशंस है उनके बीच में ये थी 2. Twitter X had also approached the Karnataka High Court to challenge several of the blanket
ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। अब ट्विटर ने क्या किया, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील करी कुछ ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जो थे, ब्लैंकेट मतलब पूरे कॉम्प्रिहेंसिव जितने भी ब्लॉकिंग ऑर्डर्स थे उनमें से कुछ के प्रति उनने क्या किया, चैलेंज करा कोर्ट में, दैट वर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए थे, उनको चैलेंज करा। ड्यूरिंग द अर्लियर राउंड ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट इन 2020-2021, ये आज की बात नहीं है, जब 2020-21 के दौरान में फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे उस दौरान में उनने वहां पे कर्नाटका हाई कोर्ट में कुछ याचिकाओं को, कुछ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को चैलेंज करा था। द हाई कोर्ट हैड इन अ प्रॉब्लमैटिक जजमेंट बाय अ सिंगल जज, और वहीं हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था सिंगल जज की बेंच द्वारा, यानी कि एक ही जज था, उसमें उन्होंने जजमेंट दिया था जो कि प्रॉब्लमैटिक जजमेंट था। प्रॉब्लमैटिक मतलब डिफिकल्ट था, ट्रबलसम था, कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट था, जटिल था, ठीक है, जिसको शायद सहमत भी नहीं होंगे। डिसमिस्ड एक्स पिटिशन, उन्होंने ट्विटर की पिटिशन ही खारिज कर दी। बट लेटर एडमिटेड एन अपील बाय द फर्म एंड हियरिंग्स आर अंडरवे, लेकिन बाद में एक अपील जो है फर्म द्वारा, फर्म कौन सी, एक्स, जिसके बारे में पहले बात करी, द फर्म बोला गया ना, देखो द कैसे स्पेसिफाई करता है, द फर्म बोला गया, यानी कि वो फर्म जिसके बारे में पहले बात करी, और किस कंपनी की बात हुई है, केवल एक्स कंपनी की बात हुई है, ठीक है। तो एक्स द्वारा दोबारा एक अपील दायर की गई, उसके ऊपर उन्होंने स्वीकार किया उस अपील को, और फिर उसके ऊपर हियरिंग्स जो है अभी अंडरवे है, मतलब ये चल रही हैं, जारी हैं। अनफॉर्चुनेटली एक्स एवर सिंस एलन मस्क टेक ओवर, बोल रहे हैं बड़े दुखद भाव से कहना पड़ रहा है कि एक्स जब से एलन मस्क ने इसके ऊपर काबिज हुए हैं, पद संभाला है, हैज नॉट बीन publishing its transparency reports that indicate the number of legal requests। तो जब से वो आए हैं तब से ये ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की रिपोर्ट जो ये पहले पब्लिश करते होंगे वो नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर ये दर्शाया जाता था, ये दिखाया जाता था कि कितनी कानूनी रिक्वेस्ट की गई हैं इंडियन स्टेट एजेंसीज द्वारा कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए, किसी कंटेंट को टेक डाउन मतलब हटाने के लिए, या किसी अकाउंट को हटाने के लिए। By admitting that it has decided to withhold accounts and posts flagged by the government, अब ये बात स्वीकार करते हुए उन्होंने मतलब ये स्वीकार किया कि भाई हाँ, हमने कुछ अकाउंट्स और पोस्ट जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फ्लैग किए गए थे मतलब चिन्हित किए गए थे, हमने उनको हटाया है, ये बात स्वीकार करते हुए इवन इफ डिसअग्रीड विद दीज एक्शंस, अगर वो भी तब जब वो लोग एक्स के जो लोग हैं वो लोग इन एक्शंस के हित में नहीं थे, फिर भी उन्होंने इसको हटाया है। एक्स वॉज गिविंग अप एनी रिकॉर्स फॉर इट्स यूजर्स अफेक्टेड बाय दीज एक्शंस, तो एक्स ने जो इनके यूजर्स जो भी इन एक्शन सरकार के इन एक्शंस की वजह से प्रभावित हुए उनको कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए, यानी कि एक्स ने बोला कि हाँ भाई सरकार ने हमसे रिक्वेस्ट करी और हमने माना, जबकि पहले क्या होता था सरकार रिक्वेस्ट करती थी वो नहीं मानते थे कि हमारे नियम कोई उल्लंघित नहीं किए हैं, हम क्यों माने आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है। और क्यों ये कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ऑल्दो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है बट स्टिल ट्विटर जो है वो जाना जाता है अपनी अनबायस्ड पॉलिसीज के लिए, ठीक है, ये उनका एक सेलिंग पॉइंट था, यूएसपी जो बोलते हैं वो था, बट अब वो अफेक्ट हो गया, जब से एलन मस्क आए तब से वो अफेक्ट हो गया। दिस इज नॉट अनएक्सपेक्टेड, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हैरान करने वाली है, ऐसा नहीं कि हमने उम्मीद नहीं करी थी। एक्स अंडर मिस्टर मस्क इज नो लॉन्गर अ थ्राइविंग प्लेटफॉर्म फॉर फ्री स्पीच, क्योंकि जब से मिस्टर मस्क इसके अध्यक्ष बने हैं, इसके चेयरपर्सन या जो सीईओ हैं वो बने हैं, तब से एक्स जो है नो लॉन्गर, वो नहीं रहा क्या, एक समृद्ध बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म, किस चीज का, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक प्लेटफॉर्म नहीं रह गया। दैट स्ट्राइव्स टू प्रमोट डिस्कशन, जिसके अंदर स्ट्राइव मतलब जो प्रयास करता था प्रमोट करने की डिस्कशंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इवन क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट्स, और यहाँ पे जो सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति सोचता था, बात कहना चाहता था, वो भी कह सकता था, बट अब ये वो प्लेटफॉर्म नहीं रह गया। यहाँ पे अगर आपने सरकार के अगेंस्ट में बात करी दैट मीन्स आपका अकाउंट बंद। इट नाउ टेक्स इट क्यू फ्रॉम द व्यूज एंड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओनर, अब ये क्या करता है
क्यू मतलब क्या होता है, किसी चीज का प्रोत्साहन लेना। तो अब ये प्रोत्साहन लेता है कि हमारे बिजनेस ओनर जो हैं उनका बिजनेस इंटरेस्ट क्या है, उनका ओपिनियन क्या है। अब उससे प्रभावित होके इसके अंदर जो लोग हैं उनके अकाउंट्स या तो रहने दिए जाते हैं या फिर टेक डाउन कर लिए जाते हैं, यानी कि हटा दिए जाते हैं। But it is even more worrisome that the extent judgment in the Karnataka High Court बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली चिंताजनक बात क्या है कि जो अभी स्टैंडिंग करंट मौजूदा जजमेंट आया है कर्नाटका हाई कोर्ट का, हैज गिवन क्रेडेंस टू। अब गिवन क्रेडेंस टू मतलब विश्वास करने योग्य, यानी कि विश्वास कराया है किस चीज के बारे में, टू द आइडिया दैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंजॉय अ वाइड बर्थ इन इशूइंग कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं उनके पास में वाइड बर्थ मतलब कि बहुत छूट है। किस चीज की छूट है कि वो कंटेंट ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स बिना किसी विदाउट द नीड टू प्रोवाइड नोटिस टू द ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट, बिना किसी नोटिस के, किसको नोटिस के, जो जिसने ये कंटेंट बनाया है उसके ओरिजिनेटर को बिना किसी नोटिस के ये लोग कंटेंट ब्लॉकिंग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ऑर्डर्स डाल सकते हैं। और इवन सीकिंग अकाउंट लेवल ब्लॉकिंग विदाउट वैलिड रीजन। ये तो कंटेंट की बात होगी, किसी का अकाउंट तक भी ब्लॉक करवा सकते हैं, ये पावर भी सरकार के पास है, बिना किसी रीजन के वो अकाउंट भी ब्लॉक करवा सकते हैं। इट इज होप्ड that X appeal in the High Court will definitely clarify the rights and obligations of social media companies। बोल रहे हैं ये उम्मीद की जा रही है कि जो X ने हाई कोर्ट में अपील करी है वो डेफिनेटली, यानी कि जाहिर तौर पे वो स्पष्टता लाएगी किस चीज के ऊपर, कि भाई क्या राइट्स हैं और सोशल मीडिया कंपनी के क्या अधिकार हैं और क्या उनके दायित्व हैं ओवर कंटेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट आता है उसके प्रति उनके क्या अधिकार हैं और क्या दायित्व हैं। ठीक है। As for the government, it does not seem to be concerned at all about what such actions mean to India's reputation। अब अगर बात करें सरकार की तो ऐसा लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरीके के जो उनके एक्शंस हैं वो हिंदुस्तान की छवि, कौन सी छवि, एज अ फ्री ओपन एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि एक वो फ्री कंट्री है, यहाँ पे किसी को भी बोलने की आज़ादी है, ओपन कंट्री है, डेमोक्रेटिक यहाँ का संरचना है। इस रेपुटेशन को अ की रीजन फॉर सोशल मीडिया कंपनीज टू ऑपरेट इन द कंट्री, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से ये सोशल मीडिया कंपनी हमारे देश में काम कर रही हैं। अगर हम कंज्यूमर बेस की, इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इस बात को एक साइडलाइन कर दे तो दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडिया फ्री है, ओपन है और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। इस छवि को कितना नुकसान पहुंचेगा, सरकार को ऐसा लगता है कि इस बात की कोई चिंता नहीं है। बियॉन्ड जस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज कंज्यूमर बेस, किसके परे कि हम केवल एक लार्ज कंज्यूमर बेस कंट्री हैं, केवल इस वजह से यहाँ पे कंपनीज नहीं आ रही हैं, वो इसलिए भी आ रही है कि हम फ्री हैं, ओपन है और डेमोक्रेटिक है, इस वजह से भी आ रही हैं। पर सरकार लगता है इस छवि को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा कि इससे हमारी रेपुटेशन क्या बनेगी, क्या हमारी रेपुटेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। दैट्स ऑल, ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली किसान आंदोलन में कुछ ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया गया, उसके वजह से एक्स ने पिटीशन दायर करी, उस पिटीशन के ऊपर एक फैसला आया। उस फैसले के बारे में ये कहा गया कि एक सिंगल जज की बेंच थी और फैसला बड़ा हैरान करने वाला था, बड़ा गलत फैसला, जो राइटर हैं वो कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये गलत फैसला था, क्योंकि इसमें क्या किया गया कि भाई सरकार को अनलिमिटेड अधिकार है कि वो किसी का भी अकाउंट बंद करवा सकते हैं बिना कोई वैलिड रीजन दिए, बिना कोई वैलिड लॉजिक दिए, किसी का भी अकाउंट तक बंद करवा सकते हैं। कमेंट, कोई कंटेंट है उसको बिना नोटिस के हटा सकते हैं, उसी के ऊपर सारी चर्चा थी। ठीक है। In the context of the passage, which of the following statements accurately reflects the actions taken by state governments during the farmer protest? कि पैसेज के अनुसार क्या दिखाई देता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहा फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान। तो उन्होंने बिना किसी वैलिड रीजन के अपनी मर्जी से कहीं भी अनियंत्रित तौर पे इंटरनेट शट डाउन कर दिए, यही किया उन्होंने।
State governments have used internet shutdowns arbitrarily and without adequate cause. Correct इतना? Failing the proportionality tests laid out in Anuradha Bhasan versus Union of India. बिल्कुल correct है. Option A is correct. According to the passage, how has the Union government addressed the issue of social media content related to farmer protest? किस तरीके से जो सोशल मीडिया के कंटेंट के बारे में चर्चा हुई है फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, उसके बारे में यूनियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से उसको देखा है, किस तरीके से उससे निपटने की कोशिश करी है. यूनियन गवर्नमेंट हैज एनकरेज्ड ओपन डायलॉग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. बिल्कुल गलत है. ओपन डायलॉग तो उन्होंने किया ही नहीं, उनने बल्कि अकाउंट्स हटवा दिए, कंटेंट हटवा दिया, ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डाल दी बिना कोई वैलिड रीजन के. The union government has issued notices to social media companies to block accounts supporting the protest. बिल्कुल करेक्ट है. उन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको बंद कर दो या फिर किसी के अकाउंट को बंद कर दो बिना कोई नोटिस के, विदाउट प्रोवाइडिंग रीजंस टू द अकाउंट होल्डर्स. अकाउंट होल्डर्स को पता ही नहीं है कि उनका अकाउंट क्यों बंद किया गया है या कब बंद किया गया है, बस उनको ये पता है कि बंद हो गया है. ओके, so option B is absolutely correct. What has been a significant change in X approach since Elon Musk's takeover according to the passage? तो पैसेज के अनुसार उन्होंने ये बोला कि भाई अब अगर वो किसी सरकारी एक्शन से डिसएग्री भी करते हैं ना, फिर भी वो उस रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई हमारी कंपनी का फायदा या हमारे ओनर का फायदा कहाँ पर है. ठीक है. X has started publishing more transparency reports. इनकरेक्ट है. उन्होंने पब्लिश करना ही बंद कर दिया है. X has decided to comply with government requests to withhold accounts and posts. बिल्कुल करेक्ट है. उन्होंने गवर्नमेंट की सारी रिक्वेस्ट अकाउंट्स को रोकने की, बंद करने की, पोस्ट को रोकने की, बंद करने की सब मान ली हैं. Even if it disagrees with these actions. वो भी तब अगर उनमें से किसी एक्शन से वो डिसएग्री भी करते हैं तब भी वो मान रहे हैं. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. What is the concern raised by Karnataka High Court's judgment regarding government authorities and content blocking orders? बोल रहे हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया, फैसला आया, उसने क्या चिंता जाहिर कर दी, क्या चिंता खड़ी कर दी रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, सरकार के रिगार्डिंग या कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के रिगार्डिंग. तो उन्होंने चिंता यही खड़ी कर दी ना कि सरकार जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो बिना कोई कारण बताए, बिना कोई वैलिड रीजन के वो किसी का भी अकाउंट रोक सकती है. यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आप डायरेक्ट प्रहार कर रहे हो, ऐसा राइटर कह रहे हैं. ठीक है. द जजमेंट सपोर्ट्स द आइडिया दैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैव लिमिटेड पावर इन इशुइंग कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स. बिल्कुल इनकरेक्ट है. लिमिटेड पावर है ही नहीं, अनलिमिटेड पावर है. द जजमेंट हैज क्लैरिफाइड द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज ओवर कंटेंट इन देयर प्लेटफॉर्म्स. इनकरेक्ट है, पर इस जजमेंट से हो जाएंगी क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, बट अभी मिली नहीं है. ठीक है. The judgment suggests that government authorities can issue content blocking orders without providing notice to the content originator or valid reasoning. बिल्कुल करेक्ट है. बिना ओरिजिनेटर को बताए, उसको कोई नोटिस दिए, उसका कंटेंट, उसका अकाउंट सब ब्लॉक कर दिया जा सकता है. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब टोन कैसी थी पैसेज की रिगार्डिंग द यूज ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स एंड कर्ब्स ऑफ फ्री स्पीच बाय द गवर्नमेंट. तो राइटर जो है काफी क्रिटिकल है. वो कह रहे हैं कि सरकार के पास अनलिमिटेड पावर है, जिससे इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि भाई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जो कि एक हमारा अधिकार है, आप उसका हनन कर रहे हैं. और शायद वो ये भी मानते हो कि ये सरकार अपनी मर्जी से फिर कुछ भी कर सकती है, आपके अगेंस्ट में कोई बोल रहा है तो उसको आप रोक दोगे, ऐसा शायद वो ओपिनियन रखते हो. बट क्रिटिकल है उनका ओपिनियन. ठीक है. क्योंकि उन्होंने बोला कि कोई आप वैलिड रीजन, एडिक्वेट रीजन नहीं दे रहे. ठीक है. फिर उसके बाद में उन्होंने टर्म यूज करी फेलियर टू मीट द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट. तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो बताते हैं कि ये जो पैसेज है वो काफी क्रिटिकल टोन रखता है रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे. कौन सी एसोसिएशन? वही एसोसिएशन ना जिसके बारे में शायद पहले हमने जिक्र किया होगा. और सुनील उस मीटिंग में जाने जो कि सैटरडे को होनी है उससे मना कर रहा है. तो ऑफ दी एसोसिएशन, कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन है जिसमें उन्होंने जाना था सैटरडे को, बट अभी वो मना कर रहा है. ठीक है. तो नो एरर, सुनील रिफ्यूज टू
ऑफ द एसोसिएशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉसी, सॉसी का मतलब होता है काफी बेशर्म टाइप का, इम्प्यूडेंट एटीट्यूड रखने वाला, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होएगा? टेस्टी, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट। पोलाइट मतलब बहुत सॉफ्टली, विनम्रता के साथ में बात करने वाला। स्मूथ बहुत ही स्मूथ फिनिश वाला, टच करने पे जैसे बेबी लाइक हो, स्मूथ एकदम। चीकी, चीकी मतलब बहुत बेशरम, इम्प्यूडेंट। ऑप्शन डी चीकी इज द सिनोनिम फॉर सॉसी। प्लायबल, प्लायबल का मतलब होता है लचीला, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? कठोर, ठीक है। लचीला मतलब किसी भी तरह से बेंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो तो, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या आएगा? पत्थर है, वो तो बेंड नहीं हो सकता, वो कठोर है, रिजिड है, ठीक है। इवन, इवन मतलब बिल्कुल एक समान। स्मूथ अगेन सॉफ्ट, स्मूथ एकदम प्लेन। बेंडिंग, बेंडिंग मतलब किसी तरफ झुकने योग्य। और रिजिड मतलब कठोर, तो ऑप्शन डी रिजिड क्या है? एंटोनिम है प्लायबल का। दिस हॉल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर, आपको किसी चीज की जरूरत है, तो आपको जिस चीज की जरूरत है, यू आर इन नीड ऑफ समथिंग, ठीक है। आई एम इन वेरी अर्जेंट नीड ऑफ मनी, ठीक है। आई अर्जेंटली नीड सम मनी, तो आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। इन नीड नॉट टू नीड, क्या आएगा? इन नीड। दिस हॉल इज बैडली इन नीड ऑफ रिपेयर, सो टू नीड की बजाय क्या आएगा? इन नीड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ईजिली हर्ट इमोशनली, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत आसानी से, जिसके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हो जाते हैं। कोई गंगा जमुना एकदम से बहाने लग जाता है, आप बोलते हो ना यार वो बहुत सेंसिटिव है ना, उसके सामने बहुत सोच समझ के बात करना, दैट मीन्स वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत आसानी से उसके इमोशंस जो हैं वो हर्ट हो जाते हैं। सेंसलेस, सेंसलेस मतलब कोई जिसमें सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, वो हो गया सेंसलेस। सेंसिबल मतलब जो बहुत समझदार है, बहुत लॉजिकल बात करता है, रीजनेबल है। इंसेंस्ड, इंसेंस्ड का मतलब होता है क्रोधित, और सेंसिटिव मतलब इजीली हर्ट इमोशनली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Alex picked up the boxes quite easily even they were heavy. Even, even की बजाय क्या आएगा? even though, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हालांकि की, ठीक है। हमें बताना है कि हालांकि वो बॉक्सेस बहुत हैवी थे पर फिर भी उसने बहुत आसानी से उठा लिए, तो कंसेसिव क्लॉज की यहाँ पे जरूरत है। क्या आ जाएगा? even though, even they की बजाय even though they were heavy, हालांकि वो बहुत भारी थे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल केसेस ऑफ ऑल अदर्स। बाकी जो बाकी और हैं उनमें से बहुत रिमार्केबल केस था, या सभी में से जितने भी हैं उन्हीं में से सबसे रिमार्केबल केस था। जब हम मोस्ट बोल रहे हैं तो जितने भी हैं उनमें से होएगा ना, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से तो नहीं होगा। सो ऑफ ऑल ना कि अदर्स, क्या होगा? दिस इज द मोस्ट रिमार्केबल केस ऑफ ऑल। डैश आई हैव बॉट इज अ डिश वॉशर। अब डिश वॉशर क्या है? एपरेटस, एपरेटस है डिश वॉशर। एपरेटस मतलब होता है कुछ उपकरण, बड़ा जटिल सा, कॉम्प्लिकेटेड सा, जैसे कि आप अपने लैब्स वगैरह में जाते हैं टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो वो होते हैं एपरेटस। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब कुछ लागू करना। गैजेट, गैजेट मतलब जो टेक सेवी आजकल हम लोग जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं ना, उनको गैजेट बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनको गैजेट बोला जाता है। और टूल, टूल आमतौर पे जो हैंड से चलाने वाली चीजें होती है, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर हो गया, ये सब हाथ से चलाने वाली चीजें, इनको टूल बोला जाता है। तो डिश वॉशर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो घरेलू इस्तेमाल में इस्तेमाल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? गैजेट। ऑप्शन सी गैजेट इज करेक्ट। The sectors included agriculture, public health and public utilities among others. जो ये sectors हैं इसमें agriculture sector शामिल है, public health शामिल है, public utilities शामिल है, और भी कुछ sectors शामिल हैं, बट ये कुछ मुख्य हैं जिनका नाम लिया। तो द सेक्टर से पता चल गया कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि द सेक्टर्स मतलब वो सेक्टर्स जिनके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। सो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। द GGI framework covered 10 sectors and 58 industries. यहाँ पे पता चला कि 10 सेक्टर्स और 58 इंडस्ट्रीज, यानी कि एक चीज क्लैरिटी मिल गई कि बी जो है वो ए से पहले आएगा, क्योंकि फिर इन्हीं 10 सेक्टर्स में से एक एग्रीकल्चर है, एक पब्लिक हेल्थ है, एक पब्लिक यूटिलिटीज है, ठीक है।
तो बी जो है ए से पहले आएगा, यहाँ पे ए बी से पहले आ रहा है, यहाँ पे बी ए के पहले आ रहा है और यहाँ पे बी, तो ये दोनों ऑप्शन वैलिड है। अब देखना है क्या सी फर्स्ट स्टेटमेंट है या बी फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे GGI फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया गया। अब GGI क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम सी स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे, द गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI, तो जहां पे भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना है, हेलो माय नेम इज प्रियंका ठाकुर, यू कैन कॉल मी पीटी, तो लेकिन मैंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगी ना, तभी मैं आपको बताऊंगी कि पीटी, हाय आई एम पीटी। आप बोलोगे क्या पीटी, मतलब क्या होता है पीटी, आपको नहीं पता, तो आपको पहले पूरा उसका पूरा फुल फॉर्म पता होगा, वहीं पे शॉर्ट फॉर्म उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो सी क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। अब देखो हमारा सी फर्स्ट स्टेटमेंट पता चल गया, बी के बाद में ए आएगा, हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन बी फर्स्ट है, क्योंकि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो जो GGI फ्रेमवर्क है, कार्यप्रणाली है, उसमें 10 सेक्टर्स कवर किए जाते हैं और 58 इंडस्ट्रीज कवर की जाती हैं। द गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI 2021 स्कोर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। अब GGI की चर्चा क्यों हुई, क्योंकि ये क्या है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि 2021 के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोवाइड quantifiable data to compare the performance of different states and union territories in this sector। अब क्यों GGI क्यों लागू किया जाता है, क्यों ये स्कोर दिखाए जाते हैं, क्योंकि इसका पर्पस है कि हमारे पास एक संख्या हो जिससे हम किसी भी स्टेट की, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। अब आप स्कूल में जाके टेस्ट देते हैं, अगर मैम गुड, बैड, नीड इम्प्रूवमेंट ऐसे लिख देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां कर, क्या किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं कि भाई आपका ये क्वेश्चन सही था, ये क्वेश्चन गलत था, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, इसके इतने नंबर कटे। तो वो क्या किया, क्वांटिफाई कर दिया गया आपकी परफॉर्मेंस को, जिससे कि 10 में से आपके 6 नंबर आए तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस एवरेज है, 10 में से 7 आए तो ठीक है, 10 में से 8, 9, 10 आए तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो क्वांटिफाई कर दिया जाता है इसमें डेटा को, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस को बताता है। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, बी सेकंड स्टेटमेंट, ए थर्ड स्टेटमेंट और डी हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का एक समूह है तो उसको बोला जाता है क्राउड। हर्ड, हर्ड बेसिकली जानवरों के झुंड को कहा जाता है। फ्लॉक, पक्षियों के झुंड को कहा जाता है। ब्रूड, ब्रूड मतलब एक ही परिवार के जो वंशज है, जैसे कि जो यूजुअली ये पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, जिसमें कि एक ही बरी में, आपको पता है जो पक्षी होते हैं वो बहुत सारे अंडे देते हैं, उनमें से फिर बच्चे जन्म लेते हैं। एक बरी में 6, 7, 3, 2 कितने भी अंडे देते हैं, तो जो एक बरी में पैदा हुए उनको बोला जाता है ब्रूड, उस परिवार को बोला जाता है ब्रूड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्राउड इज करेक्ट। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब बहुत मजबूत, और इसका हमें क्या चाहिए सिनोनिम। स्टर्डी मतलब मजबूत, स्मॉल मतलब छोटा, राउंड मतलब गोल और वीक मतलब कमजोर। तो ऑप्शन ए स्टर्डी इज करेक्ट। शी इज होल्डिंग फ्री क्लासेस फॉर द पुअर, क्या करना है हमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इज होल्डिंग, ये क्या हो गया वर्ब, क्या होल्ड कर रहा है, फ्री क्लासेस, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फ्री क्लासेस, अब क्लासेस है, इज था, क्या बन जाएगा आर, आर। होल्डिंग ING कंटिन्यूअस फॉर्म में है, आर बीइंग, BEING बीइंग हेल्ड, किसके लिए की जा रही है, फॉर द पुअर बाय हर। फ्री क्लासेस आर बीइंग हेल्ड बाय द पुअर, गरीबों द्वारा उसके लिए फ्री क्लासेस नहीं चलाई जा रही, उसके द्वारा गरीबों के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, द पुअर आर होल्डिंग, अगेन गरीब नहीं चला रहे उसके लिए क्लासेस, इनकरेक्ट हो गया। फ्री क्लासेस आर बीइंग हेल्ड फॉर द पुअर बाय हर, बिल्कुल करेक्ट है। हैव बीन, की जा रही थी, पास्ट की घटना, की जा रही थी, नहीं अभी हो रही है, सो इनकरेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, नेसेसरी, नेसेसरी मतलब जरूरी, बिल्कुल करेक्ट है। बिगनिंग, बिगिनिंग की स्पेलिंग बी, अच्छा बिगिन की स्पेलिंग क्या होता है, BEGIN, ये हो गया बिगिन की स्पेलिंग। अब इसमें निंग, NING
एनजी बिगनिंग यानी कि किसी चीज की शुरुआत। इररेलेवेंट मतलब कि जो वैलिड नहीं है, जो इस समय अनुरूप नहीं है, ठीक है। इररेलेवेंट है यानी कि जो भी चीज है उससे जुड़ा हुआ, उससे रिलेटेड नहीं है। लोकेशन मतलब कोई पर्टिकुलर जगह, तो ऑप्शन बी बिगिनिंग की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ऑन पर्पस मतलब जानबूझ के कोई चीज करना। अब इसके लिए गिवन ईडियम का मीनिंग बताना है। ऑन पर्पस, यू डिड इट ऑन पर्पस यानी कि आपने जानबूझ के किया, इंटेंशनली जानबूझ के करना। एक्सीडेंटली मतलब कुछ गलती से हो जाना, गलती से हो गया, एक्सीडेंटली हो गया। एक्सीडेंटली मैं उस गली में जा रही थी, मुझे एक्सीडेंटली वहां पे कोई पर्टिकुलर पर्सन मिल गया, तो वो अचानक मिल गया, एक्सीडेंटली हो गया। ऑप्शन बी। लकीली मतलब संयोग से, किस्मत से। मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि मुझे वो भाई साहब रास्ते में मिल गए और उनने मुझे लिफ्ट दे दी, वरना मुझे शायद बस वगैरह कुछ नहीं मिलती। तो लकीली मतलब किस्मत से। मिस्चीवियसली मतलब शैतानी तरीके से, शैतानी ढंग से। अब ये वो भूत प्रेत वाला शैतान नहीं, नॉटी वाला शैतान है, ठीक है। नॉटी मतलब कोई शरारती तरीके से। सो ऑप्शन ए इंटेंशनली इज करेक्ट। She said to him, May God shower His choicest blessings on you. उसने उससे कहा, किसी लड़की ने, किसी पुरुष से, महिला ने पुरुष से कहा कि भगवान अपनी सबसे अच्छी कृपा आपके ऊपर बनाए, ठीक है। सो she wished, क्योंकि यहाँ पे दुआ कर रहे हैं, तो she wished that God, अब may का क्या बन जाएगा, might, shower his अपनी choicest blessing on you की बजाय him क्या बन जाएगा, on him. She wished that God may, अब might का may का might नहीं हुआ तो ये incorrect है, you नहीं आएगा, incorrect है. She wished that may God, again may है, him तो correct है लेकिन may वाला part incorrect है. She wished that God might shower his choicest blessing on you. माइट करेक्ट है लेकिन यू नहीं आएगा. शी विश्ड दैट गॉड माइट शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन हिम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. I decided to stay away from television dash a whole year. जब मैंने आपको बताया है for और since का प्रयोग, for इस्तेमाल होता है कोई टाइम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है. अब यहाँ पे 1 साल का ड्यूरेशन है ना, टाइम ड्यूरेशन है, और सिंस इस्तेमाल होता है टाइम की बिगनिंग के लिए, ठीक है, बिगनिंग के लिए. तो शुरुआत तो नहीं है, पूरे 1 साल के लिए करने के लिए बोला, तो क्या आएगा, फ्रॉम टेलीविजन फॉर अ होल ईयर. पता चल गया, ऑप्शन 1 तो हमारा सॉल्व हो गया. आफ्टर अ वीक, लेकिन 1 हफ्ते बाद, आई स्टार्टेड फीलिंग डैश, मुझे क्या फील होने लगा. अब आपने सोचा है कि आप पूरे 1 साल के लिए अपना फोन नहीं देखेंगे या फिर फोन देखेंगे बट से केवल जो यूजफुल चीजें होंगी वो देखेंगे, या फिर आप 1 साल के लिए व्हाट्सएप नहीं देखेंगे. एक दिन तो बड़ा स्ट्रांग फीलिंग रहेगी, दूसरे तीसरे दिन से फिर घबराहट होने शुरू हो जाएगी. हाय, किसी ने क्या स्टेटस डाला होगा, कोई क्या कर रहा होगा, किसी ने मुझे मैसेज किया होगा तो वो कहाँ जा रहा होगा, है ना, ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी. आई स्टार्टेड फीलिंग डैश बट माई फ्रेंड बेस चेयर्ड मी अप, लेकिन मेरी दोस्त है एक बेस, उसने मुझे उत्साहित किया, उसने मुझे हौसला दिया, उसने मुझे एनर्जाइज कर दिया. शी डैश मी एवरी डे, वो मेरे पास शायद मुझसे बात करती होगी, या केम टू मी, मेरे पास आती होगी, या मुझे लेके जाती होगी, कुछ भी, पर हर रोज वो कुछ कर रही थी. एंड वो टेक मी प्लेसेस, और मुझे कहीं जगह जगह पे, अलग अलग जगहों पे लेके जाती थी. इट वॉज डैश हाउ मच फन वी हैड विदाउट टीवी, तो हमने वहां पे बहुत एंजॉय किया बिना टीवी के. माई लाइफ हैड बिकम मोर डैश विदाउट अ गुड ओल्ड इडियट बॉक्स, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा कुछ बन गई बिना उस पुराने स्टूपिड से डब्बे के, ठीक है, गुड ओल्ड इडियट बॉक्स, जो कि अब हमारे पास गुड न्यू इडियट बॉक्स है, फोन. आई डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम टेलीविजन फॉर अ होल ईयर. 2 नहीं आएगा, सिंस तो बिल्कुल नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी अगेन बिगनिंग बताता है. सो सिंस और फ्रॉम और 2 नहीं आएगा. ऑप्शन ए फॉर इज करेक्ट. आफ्टर अ वीक आई स्टार्टेड फीलिंग डैश, क्या लगने लगा उसको, क्या फीलिंग आने लगी, डिप्रेस्ड. डिप्रेस मतलब निराश होने लगा. डिवोटेड, डिवोटेड मतलब किसी चीज के प्रति समर्पित होने लगा. डिलाइटेड मतलब खुश होने लगा. डिसीव्ड
मतलब धोखा खाने लगा। तो यहाँ पे डिप्रेस्ड, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसको डिप्रेशन आ गया कि हाय मैं बिना टीवी के कैसे जीऊंगा, जैसे आपको दूसरे दिन आ जाएगा, शायद आधे दिन बाद आ जाएगा कि मैं बिना फोन के कैसे रहूंगा। बट माई फ्रेंड बेस्ट cheered मी अप, लेकिन उसने मुझे खुश कर दिया, उसने मुझे एनर्जाइज कर दिया। शी डैश मी एवरी डे, शी थैंक मी, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। रिक्वेस्टेड मी, मेरे से रिक्वेस्ट करी। एनकरेज, मुझे प्रोत्साहित करा। अटेंडेड, अटेंडेड मतलब किसी चीज को उपस्थित होना, तो उसने मुझे इनकरेज करा ना, उसने मुझे प्रोत्साहित करा हर दिन, तो उसने मुझे प्रोत्साहित करा हर दिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। It was dash how much fun we had without TV. It was unbelievable. ये बिल्कुल अचंभित था, अप्रत्याशित था कि हम लोगों ने बिना टीवी के भी कितना एंजॉय करा। अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब ये हेल्दी नहीं था। अनलकी, लकी मतलब किस्मत से, अनलकी मतलब फूटी किस्मत से। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब जिसमें कोई लिमिट नहीं है। सो यहाँ पे अनबिलीवेबल, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि हमने बिना टीवी के भी इतना एंजॉय करा। माई लाइफ हैड बिकम मोर सर्टेन, सर्टेन मतलब सुनिश्चित। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब रोमांचित। बोरिंग मतलब बोरिंग का हिंदी होता है उबाऊ। और पॉपुलर मतलब बहुत फेमस हो गई थी। तो मेरी लाइफ क्या हो गई थी? एक्साइटिंग हो गई थी विदाउट द गुड ओल्ड इडियट बॉक्स। आप लोग भी आज से प्रण ले लो कि यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स ये सब नहीं देखेंगे, फेसबुक पे शॉर्ट्स या रील्स जो भी होते हैं वो नहीं देखेंगे। देखना आपकी लाइफ भी कितनी अच्छी बनेगी। आपका न्यू जो ये गुड न्यू इडियट बॉक्स है ना, आप इसको थोड़ा साइड में रखो, पढ़ाई के वक्त में दूर रखो, देखना कितने अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज किया करो, हमें प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।